हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। हम लोग उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए, जिसकी परीक्षा आपकी 12 जून 12th ऑफ जून को आयोजित की जाएगी, उसके लिए प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। और इस सीरीज में अभी तक हमने 3 प्रैक्टिस सेट्स कवर कर लिए हैं और ये जो रहने वाला है आज का हमारा चौथा सेट है। तो चलिए आइए देखते हैं चौथे सेट के अंदर हमारा आज का पहला प्रश्न क्या है। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा आज का, द हॉरिजॉन्टल डिस्क्रिप्शन ऑफ टेम्परेचर इज डेमोन्स्ट्रेटेड एंड स्टडीड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए, जो हॉरिजॉन्टल डिस्क्रिप्शन है टेम्परेचर का, ये डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है थ्रू द आइसोथर्मल लाइन। आइसोथर्म लाइंस के थ्रू ये डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है। ठीक है। अब जो आइसोथर्म लाइंस है, बेसिकली ये क्या होती हैं, इसके अंदर टेम्परेचर जो है पूरे ग्लोब का, ओवरऑल द ग्लोब जो अर्थ है, उस टेम्परेचर को इस लाइंस के थ्रू, देखिए ये जो आइसोथर्म लाइंस है, दीज आर द इमेजिनरी लाइंस। इमेजिनरी लाइंस होती हैं। अब इन लाइंस में जैसे हम बात करते हैं ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर लाइन, ये सारी क्या एक इमेजिनरी लाइन है, जिससे हम अर्थ के हर सेक्शन को या ग्लोब के पूरे सेक्शन को हम अलग अलग सेक्शंस में या डिविजन्स में बांट कर उसको स्टडी कर सकते हैं। ठीक है। तो टेम्परेचर के फील्ड को स्टडी करने के लिए आप आइसोथर्म लाइंस को यूज करते हैं, जो कि इमेजिनरी लाइंस है आपकी। अब ये जो लाइंस हैं, ये ज्वाइन करती हैं सभी लोकेशंस को, सभी लोकेशंस, और ये मान के चलती हैं कि सभी लोकेशंस पर जो टेम्परेचर है ऑन एन एवरेज सेम है। ठीक है। सेम एवरेज टेम्परेचर अज्यूम करके यहाँ पर लोकेशन, ग्रुप ऑफ लोकेशन बनाया जाता है। मतलब अगर जो ये कहा जाए कि जो एशिया का रीजन है, पूरे एशिया का रीजन, एशिया कॉन्टिनेंट का जो रीजन है, इसके अंदर जो टेम्परेचर है वो ऑन एन एवरेज 35 या 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास देखने को मिलता है। कुछ एरियाज में कम है, कुछ में ज़्यादा है, तो मतलब ऑन एन एवरेज की हम बात करें तो इस तरीके से ये डिवीजन किया जाता है। ठीक है। अब इसके अंदर जो लाइन है, बेसिकली ये मोर स्टैटिक देखने को मिलती है। ज़्यादा देखिए, स्टैटिक और अनस्टैटिक में थोड़ा सा एक डिफरेंस ये होता है कि अगर जो जो स्टैटिक लाइन्स हैं, तो उनके बीच का, जैसे ये इमेजिनरी लाइन्स हैं, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, ये गैप है, ये ऑलमोस्ट सेम होता है। थोड़ा सा वेरिएशन मिलेगा बट बहुत माइन्यूट होता है, जिसे आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। बट अब ये तो स्टैटिक कंडीशन में आ गया, बट अनस्टैटिक में ये यही गैप कहीं ज़्यादा होगा, कहीं कम होगा। तो इस तरीके से आपको ये क्या है, वेरिएशन यहाँ देखने को मिलती है। ठीक है। तो क्वेश्चन, और ये देखिए, हाँ हम बात कर रहे थे ये वेरिएशन की, तो जो जो वेरिएशन है इन लाइंस के बीच में, ये ज़्यादा स्टैटिक देखने को मिलता है कहाँ पर, साउथर्न हेमिस्फीयर के अंदर, साउथर्न हेमिस्फीयर। ठीक है। जो आपका अर्थ है, अर्थ के ये इक्वेटर है, तो ये जो नीचे वाला दक्षिणी वाला भाग है, यहाँ पर जो ये टेम्परेचर का जो स्टैटिक लाइंस है, ये ज़्यादा संतुलित देखने को मिलती है, स्टैटिक देखने को मिलती है पूरे एरिया के अंदर। ठीक है, एज कम्पेयर टू द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। फिर हम बात करें, अगर जो यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ है आइसोबार, तो आइसोबार इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए, ये आपका लाइंस ज्वाइन की जाती हैं ज्वाइनिंग द एरिया ऑफ इक्वल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसे हम शॉर्ट में लिखते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वहाँ पर जो इक्वल लाइंस शो होंगी। देखिए, ये टेम्परेचर के लिए आइसोथर्म लाइंस हो गई, और प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए आपका आइसोबार जो लाइंस हैं, शीट, वो आपकी यूज़ की जाती है। फिर हम बात करें, अगर जो यहाँ पर एक है आइसोबाथ, आइसोबाथ है, ये वर्ड आपका इस्तेमाल किया जाता है उन लाइंस को जोड़ने के लिए, उन लाइंस के रिप्रेजेंटेशन के लिए जहाँ पर इक्वल डेप्थ अंडर वाटर आपको देखने को मिलती है, फॉर द इक्वल डेप्थ अंडर वाटर। ठीक है। अंडर वाटर मतलब ओशियंस की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे वाटर को मैंने H2O लिख दिया। बैरोग्राफ, अब बैरोग्राफ देखो, बैरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, आप जानते होंगे इसे, है ना, बैरोमीटर। तो बैरोमीटर क्या करता है, ये बैरोमीटर आपका मेजर करता है क्या, एयर प्रेशर को मेजर करता है और उसको कंटिन्यूसली रिकॉर्ड करता रहता है, और मतलब कहाँ पर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बेसिकली मेजर करता है। और इसको जब मेजर किया जाता है तो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उसका दिया जाता है कि भाई किस टाइम पर, मतलब जैसे रात के 12 बजे हुए, उससे लेके शाम के 6 बजे तक, या फिर कह लीजिए सुबह के 6 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक जो जो एयर प्रेशर का फ्लक्चुएशन होगा, वो जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको देखने को मिलता है, उस ग्राफ को कहते हैं बैरोग्राफ। ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आइसोथर्म लाइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अलॉन्ग विद विच ऑफ द फॉलोइंग फाउंडेशन, किस फाउंडेशन के साथ में? नीति आयोग, नीति आयोग, ठीक है, जिसे आप पहले क्या कहते थे, प्लानिंग कमीशन, ठीक। तो नीति आयोग ज्वाइंटली अनाउंस्ड किया गया है, इसने किस फाउंडेशन के साथ, मतलब नीति आयोग प्लस एक फाउंडेशन है इन चारों में से, वो कौन सी फाउंडेशन है जिसने लॉन्च किया है? कॉन्वोक 2122, ठीक है, कॉन्वोक 2122। अभी हम बात करेंगे कॉन्वोक 2122 है क्या चीज़। तो पहले तो आंसर हम देख लेते हैं। नीति आयोग ने ये किया है भारतीय फाउंडेशन के साथ में, भारतीय फाउंडेशन के साथ, देखिए नीति आयोग प्लस भारतीय फाउंडेशन, ठीक है, इन दोनों ने मिलकर ये आपका जो प्रोग्राम है कॉन्वोक, इसको शुरू किया है, ठीक है। अब ये बात कर रहे हैं अगर जो हम यहाँ पर कॉन्वोक की, ठीक है, तो कॉन्वोक जो है एक, ये एक्चुअली बात करता है आपका कि जो रिसर्च फील्ड है, मतलब जो टीचिंग, बेसिकली अगर जो हम बात करें सिंपल टर्म्स के अंदर, तो ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी आपकी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है, 2020 के अंदर जो आई थी, उसके तहत, ठीक है, कि जो टीचर्स हैं या उसके अंदर टीचिंग कैपेबिलिटीज़ हैं, इनकरेज करना है एविडेंस बेस्ड मेथड्स को, ठीक है, मतलब जो टीचिंग मेथड है उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसको एडवांस करने के लिए, उसके अंदर क्या क्या इम्प्रूवमेंट की जा सकती हैं, उन सभी चीज़ों को लेकर ये आपका प्रोग्राम था। इसमें स्टूडेंट लर्निंग के लिए भी काफ़ी चीज़ें आपको बताई गई हैं, ठीक है। अब ये जो 21 और 22 का सेशन जो आपका ख़त्म हो चुका है, लास्ट सेशन वाला जो था आपका ईयर का, तो उसके अंदर ये किया गया था। और ये एक बेसिकली वेबिनार फॉर्मेट में था, वेबनियर फॉर्मेट। वेबनियर फॉर्मेट क्या हो गया, ये वेबनियर फॉर्मेट मतलब ये आपका ऑनलाइन प्रोग्राम था, है ना। देखिए अभी लास्ट 2 सालों से हम जानते हैं, जैसे कि कोविड का पीरियड चल रहा है, तो कोविड के टाइम पे सारी चीज़ें ऑनलाइन हुई हैं, डिजिटलाइज हुई हैं। तो ये जो बेसिकली कॉन्वोक रहा है, ये डिजिटली रहा है, वेबनियर मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ये मीटिंग्स या इसकी जो भी इंफॉर्मेशंस हैं, क्लासेस, नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर ऑनलाइन आपको देखने को मिली है। और इस साल की इसके साथ ना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है थीम। इसकी थीम क्या थी इस पर्टिकुलर सेशन की? तो इसकी जो थीम थी वो थी लीडरशिप स्कूल लीडरशिप फॉर स्कूल एक्सेलेंस, ठीक है, स्कूल लीडरशिप फॉर स्कूल एक्सीलेंस, दिस इज द थीम। इट मे बी आस्क इन सम एग्जाम्स कि इसकी थीम क्या रही है, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है भारतीय फाउंडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ यूनाइटेड नेशन एज अ न्यू हेड ऑफ द यूनिसेफ। देखिए ये एक बच्चों की संस्थान है यूनिसेफ, ठीक है, तो इसके हेड कौन बने हैं अभी रिसेंटली? देखिए दिस इज द पार्ट, जो यूनिसेफ है ये पार्ट किसका है? यूनाइटेड नेशन का। तो यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली है, जिसे हम कहते हैं यूएनजीए, ठीक है, जनरल असेंबली, यहाँ के जो सेक्रेटरी हैं, बेसिकली जो चीफ है, बेसिक चीफ कहा जाए या सेक्रेटरी कहा जाए, सेक्रेटरी पद नाम दिया जाता है यूएन के, जनरल सेक्रेटरी जो है यहाँ पे, वो कौन है? एंटोनियो गुटेरिस। नाम इंपॉर्टेंट है, समटाइम्स इट मे बी आस्क इन द क्वेश्चंस एग्जामिनेशन। तो जनरल सेक्रेटरी जो हैं एंटोनियो गुटेरिस, इन्होंने अपॉइंट किया है किसको? कैथरीन रसल को। ऑप्शन ए, कैथरीन रसल को अपॉइंट किया है एज अ हेड ऑफ यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन एजेंसी, जैसे चिल्ड्रन एजेंसी के नाम से जानते हैं यूनिसेफ को, ठीक है। और इसे दूसरे एक और नाम से जाना जाता है, इस एजेंसी को, इसे कहा जाता है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, ठीक है। ऑल्सो नोन एज यूनिसेफ को यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड्स के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके नए अपॉइंट हुए हैं आपके जो हेड हैं चीफ, वो हैं क्रिस्टीना रसल। और क्रिस्टीना रसल जो हैं, ये यूएस जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, जो वहाँ के प्रेसिडेंट है जो बाइडन, ठीक है, जो बाइडन के असिस्टेंट हैं ये बेसिकली। मतलब उनका जो हाउस है, मतलब जैसे आप व्हाइट हाउस के नाम से जानते हैं, राष्ट्रपति भवन है वहाँ का, व्हाइट हाउस, वहाँ पर ये असिस्ट करते हैं यूएस प्रेसिडेंट को, ठीक है। मतलब देखिए ये एक्चुअली देखिए यूनाइटेड नेशन के यूनिसेफ के तो हेड बने ये, साथ में जो व्हाइट हाउस है वहाँ की जितनी भी गतिविधियाँ होती हैं, मतलब होता है ना वहाँ का एक चीफ जो उन पर्टिकुलर ऑफिस को या पर्टिकुलर हाउस को मैनेज करता है, तो वो भी यही संभालते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो सुंदरवन है आपका, सुंदरवन का है वेस्ट बंगाल के अंदर, ये अकाउंट रखता है ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द टोटल एरिया अंडर मैनग्रूव्स ऑफ इंडिया। जितने भी भारत के अंदर मैनग्रूव्स फॉरेस्ट या मैनग्रूव एरिया है, लैंड है,
उसका ऑलमोस्ट आधा हिस्सा यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। ठीक, तो विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी इज द सेकंड अंडर दिस मैनग्रोव आफ्टर वेस्ट बंगाल? देखिए वेस्ट बंगाल जो है आपका ये आपका इंडिया है, ये आपका साउथर्न पार्ट, यहाँ पर ये आपका बिहार, बिहार के आसपास में यहाँ पे वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल के इस एरिया में स्पेशली जो मैनग्रोव प्लांट्स हैं, ये मैनग्रोव लैंड है जहाँ पर मैनग्रोव के जो स्पीसीज आपको प्लांट्स एनिमल्स जो भी चीज़ें हैं इकोसिस्टम पूरा आपको देखने को मिलता है। तो वो चीज़ तो देखिए सबसे ज़्यादा तो आपको देखने को मिलता है वेस्ट बंगाल के अंदर। अब इसमें पूछा कि सेकंड नंबर पे कौन है, ठीक है। तो अगर जो हम बात करें इस क्वेश्चन के लिए, तो कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, उनको जानना बहुत ज़रूरी है हमारे पास यहाँ पे। तो हम बात करते हैं यहाँ पर, एक रिपोर्ट आती है जिसे कहते हैं ISFR 2021 की रिपोर्ट। ये क्या है? इंडियन स्टेट्स ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, इंडियन स्टेट्स ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार जो मैंग्रोव कवर है, मैंग्रोव कवर जो है इंडिया के अंदर, वो है 4992 किलोमीटर स्क्वायर का जितना लैंड है। मतलब जो भी हमारा जोग्राफिकल लैंड एरिया है उसका इतना बड़ा हिस्सा जो है वो आपका मैंग्रोव कवर के अंदर आता है। और ये अगर जो हम परसेंटेज में बात करें, इट में भी आज समटाइम्स, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ है इसलिए थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। और ये पूरे लैंड एरिया का लगभग 0.15% है। पूरे लैंड एरिया जितना हमारा जोग्राफिकल एरिया है इंडिया का, उसका 0.15 लैंड एरिया जो है वो आपका ये आता है, ठीक है, मैंग्रोव्स कवर के अंदर। अब तो देखिए इससे पहले जो आपका एक असेसमेंट हुआ था तो 21 का है, 19 में जो 2019 में असेसमेंट हुआ था, ये रिपोर्ट आई थी। इसकी रिपोर्ट इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो आई थी, इसके अनुसार जो है इन दो विगत वर्षों के दौरान जो है 17 किलोमीटर स्क्वायर का जो लैंड एरिया है मैंग्रोव्स के अंदर वो बढ़ गया है। मतलब 17 किलोमीटर इसमें ऐड हुआ है, इससे पहले इसमें 17 कम थे, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है, इसमें कोई वो रॉकेट साइंस नहीं है। अगर जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो जो मैंग्रोव्स का जो गेन है, जहाँ बढ़त देखने को मिली है, वो आपको देखने को मिली है कहाँ पर, ठीक है। तो जो इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है, ये आपको लैंड एरिया बढ़ा है महाराष्ट्र एंड उड़ीसा, ठीक है। इन दो स्टेट में मैंग्रोव का जो एरिया है ये बढ़ा है। अब देखिए जैसे हमने बात करी थी अभी कि वेस्ट बंगाल जो है ये फर्स्ट नंबर पे आता है जिसके अंदर मैंग्रोव्स कवर सबसे ज़्यादा है। उसके बाद आता है आपका सेकंड नंबर पे कौन सा स्टेट? गुजरात। गुजरात के अंदर जो है उसके बाद सेकंड नंबर पे हाईएस्ट मैंग्रोव्स कवर आपको कंट्री के अंदर देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया ये वाला गुजरात। अभी हम देखेंगे, क्वेश्चन पर आते हैं वापस से। बट ये जो रिपोर्ट आई है आपकी ISFR, ठीक है, जो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है ये वाली, इसको पब्लिश कौन करता है ये भी इंपॉर्टेंट है। ये इस बार का जो संस्करण था ये 17th एडिशन था। इसको पब्लिश करता है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो इसको पब्लिश करता है, और ये जो डिपार्टमेंट है ये किसके अंडर आता है? ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के अंदर ये डिपार्टमेंट आपका पर्टिकुलर आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी गुजरात। दिस इज इन द सेकंड पार्ट, सेकंड रैंक पर आता है आपका गुजरात। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। इसके अंदर पूछा गया कि कौन सी गैस जो है सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर के अंदर क्वांटिटी वाइज। तो जैसे आपको पता होगा कि देखिए कई सारी गैसेस होती हैं। एक तो नाइट्रोजन है, ये कितनी परसेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में? 78%। देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है 21%। देन आपकी आर्गन, आर्गन है 0.93%। देखिए ये तो पता ही होती है इन दोनों में, थोड़ा बाकी जो है पॉइंट पॉइंट वाला है तो वहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है, तो वो फिगर्स भी जरूर ध्यान से रखने हैं आपको। वाटर वेपर, सॉरी ये वाटर वेपर्स है आपके 0.05 to 1% के आसपास आपको वाटर वेपर्स आपको देखने को मिलते हैं। नियॉन, ठीक है, नियॉन आपको देखने को मिलती है 0.001%। देन आपकी हीलियम गैस, हीलियम ये है आपकी 0.0005%। और लास्ट में हम बात करें तो मीथेन, ठीक है, मीथेन आपको देखने को मिलती है 0.00017%, ठीक है। सबसे ज़्यादा पूछा था मैक्सिमम, दैट इज नो सॉरी जस्ट अ मिनट, ओके ओके, सबसे ज़्यादा पूछा है ना यहाँ पर। तो देखिए इन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तो है ही नहीं, तो सबको पता होता है, बट बाकी जो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स हैं उसके अंदर सबसे ज़्यादा आपकी कौन सी गैस है?
आर्गॉन 0.9%. आर्गॉन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि आपका असर्शन में दिया हुआ है आपको कि इंसुलेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स, एनर्जी सोर्स फॉर द बायोस्फीयर इकोसिस्टम। देखिए इंसुलेशन जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है। इंसुलेशन का मतलब होता है आपका कि जो अमाउंट ऑफ हीट रेडिएशंस हैं जो पहुंच रही हैं मतलब सन की, तो ये हीट रेडिएशन कहाँ से आ रही हैं, सन से आ रही हैं। रेडिएशंस आती हैं सन से, हीट रेडिएशंस, ठीक है, सन से। और वो जो रेडिएशंस हैं वो कितने अमाउंट ऑफ एरियाज में, एरिया तक स्प्रेड होती है, दैट इज कॉल्ड इंसुलेशन। ये एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है फॉर द बायोस्फीयर इकोसिस्टम के लिए। देखिए सन की जो रेज हैं ये इकोसिस्टम जो है हमारा, चाहे वो एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, ठीक है, हर स्पीसीज के लिए, चाहे ज़मीन के अंदर रहने वाला हो, ज़मीन के ऊपर रहता हो, पानी, हर चीज़ के लिए मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है, और एनर्जी देने का काम करता है। अब जो ये एक्चुअली इंसुलेशन है, एनर्जी तो देता है बट दिस इज़ द चीप, सबसे सस्ता है भाई। देखिए इसके लिए कोई एडिशनल एफर्ट नहीं लगता किसी का भी, है ना, चाहे प्लांट स्पीसीज़ का हो या एनिमल स्पीसीज़ का हो, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट भी है। फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपकी सही है। और फिर बात करते हैं इसमें सेकंड स्टेटमेंट की। तो सेकंड स्टेटमेंट में दिया गया है कि सोलर रेडिएशन की हेल्प से कन्वर्ट होता है, कन्वर्ट किया जाता है फूड को केमिकल एनर्जी और बाय द प्लांट्स। देखिए जो आपका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है इकोसिस्टम के अंदर, तो प्लांट्स जो हैं वो अपना न्यूट्रिएंट लेते हैं कहाँ से, आपको पता है, जैसे कि प्लांट्स हैं वो अपना न्यूट्रिएंट लेते हैं कहाँ से, ये लेते हैं आपका वाटर से एंड मिनरल से, वाटर एंड मिनरल से लेते हैं अपना न्यूट्रिएंट थ्रू दियर रूट्स, जो रूट्स होती हैं उनकी, वहाँ से, ठीक है, रूट्स की मदद से ये लेते हैं और उससे फिर बनाते हैं अपना फूड, और उस प्रोसेस को कहते हैं हम फोटोसिंथेसिस, ठीक। और फोटोसिंथेसिस के अंदर एक क्लोरोफिल नाम की चीज़ है उसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब ये जो ग्रीन पिगमेंट है, अब देखिए ये जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल, ये ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट, ये कहाँ देखने को मिलता है, दिस इज सीन ऑन द लीव्स, लीव्स के ऊपर आपको ये ग्रीन कलर का पिगमेंट देखने को मिलता है, जिसकी मदद से जो प्लांट्स हैं अपना फूड बनाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन, देखिए इंसुलेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट और चीपेस्ट सोर्स है आपका एनर्जी के लिए, ये स्टेटमेंट भी सही है। सोलर रेडिएशन की वजह से आपका फूड भी बनता है, केमिकल, देखिए जो आपका, देखिए एक हमने क्वेश्चन किया था आपको याद होगा, इसमें हमने बात करी थी रेडिएशन एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी के अंदर, ठीक है। तो ये वाला प्रोसेस भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो दैट मीन्स बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट एंड assertion is right and reason is the correct explanation of assertion। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा, ठीक है। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया ब्लाइंड टिलेज। देखिए ब्लाइंड टिलेज ना एक ऐसा प्रोसेस होता है, जो लोग खेतों से या गाँव वगैरह से संबंधित है, जिन्होंने कभी खेती पे पार्टिसिपेट किया है, वो लोग इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। ये चीज़ एक ऐसी प्रक्रिया है, ये की जाती है आपकी जब आप सीडिंग करते हैं, मतलब जब बीज बोते हैं, या फिर बीज बोने के बाद जब आप होता है ना प्लांटिंग करते हैं। जैसे अब अगर जो किसी ने ये प्रोसेस देखा हो, जो जिसमें कहते हैं वीट, जो आपका वीट, वो सॉरी नॉट वीट, राइस, राइस की जब खेती की जाती है, जिसे हिंदी में कहते हैं धान की खेती करना, है ना। जब धान की खेती की जाती है तो सबसे पहले क्या किया जाता है, एक प्लॉट बनाया जाता है और उस प्लॉट के अंदर पानी भरा जाता है। पानी भरने के बाद उसमें जो धान के बीजे हैं, ठीक है, सीड्स हैं, उन्हें डाल दिया जाता है। सीड डालने के दौरान ये क्या चीज़ की जाती है, और सीड जब डाला गया तो यहाँ पर एक छोटे छोटे पौधे जमते हैं, पौधे के मतलब एक घास टाइप की जब जम जाती है, लगभग 6-7 इंच के आसपास की हाइट हो जाती है, तो उसको निकाल कर एक बड़े फील्ड के अंदर उसे दोबारा से प्लांट किया जाता है। तो इस तरीके की प्रोसेसिंग राइस के अंदर देखने को मिलती है। अब जो ब्लाइंड टिलेज है, इसमें क्या होता है कि सीड डालते हैं, उसके बाद, और या फिर जब प्लांट आपका ग्रो हो जाता है, जो आपका पौधा है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, प्री इमर्जिंग स्टेज में होता है, मतलब बहुत बड़ा नहीं। जैसे होता है ना कि बच्चा जब पैदा हुआ तो बच्चा पैदा होने के बाद एक 3-4 साल का जो होता है, तो बहुत ज़्यादा मेच्योर नहीं होता, बहुत छोटा होता है, ठीक है। तो उसी कंडीशन में वहाँ से जब अर्ली स्टेजेस ऑफ ग्रोथ प्लांट की चल रही होती हैं, तो वहाँ से जो वीड्स होती हैं, एक्स्ट्रा प्लांट्स हैं, जो खरपतवार जिन्हें कहते हैं, है ना, तो उन्हें हटा दिया जाता है।
मतलब हटाया जाता है, अनरूट कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है, काट दिया जाता है, काटा दिया जाता है तो उखाड़ दिया जाता है बेसिकली, ताकि वो दोबारा से ना जम पाए। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोसेस को क्या कहते हैं आपका ब्लाइंड टिलेज। अब इसमें ये किया जाता है कि भाई जो आपका इससे जो मेन प्लांट है आपका उसको ज़्यादा डैमेज नहीं होता है ना। मतलब देखिए कुल मिला के एक सिंपल सी भाषा में हम समझे ब्लाइंड टिलेज को, तो ब्लाइंड टिलेज एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर खेतों से जो आपके अनवांटेड घास या खरपतवार पैदा हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, साथ में जो आपकी ओरिजिनल क्रॉप है उन सबको रिमूव करने का प्रोसेस। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन पे आते हैं। ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है? ऑप्शन में है आपका वर्किंग ऑफ द सॉइल, working of the soil on the entire field in such a way no living plant left undisturbed। नो लिविंग प्लांट की बात कर रहा है भाई। लिविंग प्लांट तो भाई देखिए जो आपने क्रॉप ग्रो करी वो भी है, और जो अनवांटेड है वो भी है ना, तो ये वाला तो स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। फिर टिलेज डन आफ्टर सीडिंग एंड प्लांट द क्रॉप, बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। हमने बात करी ना, बीज सीडिंग करने के बाद भाई देखिए जब आपने बीज बोया, देखो खेत तो तैयार किया, खेत तैयार करने के बाद आप क्या करते हैं? बीज बोते हैं। बीज जब बोते हैं उसके बाद अगर जो कुछ प्लांट्स आपको निकल के आते हैं थोड़े टाइम के बाद, 4-5 दिन के बाद, घास वगैरह, तो उनको आप रिमूव करते हैं, या प्लांट जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तब आप करते हैं उन्हें, है ना। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट रहेगी। न्यू क्रॉप प्लांट रिड्यूस फ्रॉम द प्रीवियस क्रॉप, नहीं ये वाली स्टेटमेंट भी नहीं है, तो करेक्ट स्टेटमेंट है आपकी ब्लाइंड टिलेज की, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कई सारे फॉर्मेट्स में इसमें क्वेश्चन आता है, अक्सर पूछा जाता है इसे। अब इसके बारे में हम पूरी जानकारी ले लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए इसमें रिवॉल्यूशन दिए हुए हैं और किस चीज़ से कौन सा रिवॉल्यूशन संबंधित है। तो देखिए गोल्डन जो रिवॉल्यूशन है, गोल्डन कलर का रिवॉल्यूशन जो है, ये होता है आपका फर्टिलाइजर के लिए नहीं होता। दिस विल फॉर द गोल्डन के लिए होता है आपका, ये गोल्डन जो रिवॉल्यूशन है ये होता है आपका फ्रूट्स के लिए बेसिकली। फ्रूट्स या फिर हनी, हनी, या फिर आप कह लीजिए हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट। ठीक है, इसके लिए होता है, ये फर्टिलाइजर के लिए नहीं होता है। ठीक है, और फर्टिलाइजर के लिए जो रिवॉल्यूशन होता है, ग्रीन रिवॉल्यूशन, बेसिकली बहुत सारे रिवॉल्यूशन या क्रांतियाँ आई अलग अलग फील्ड में, तो फर्टिलाइजर के लिए जो होता है वो होता है आपका ग्रे रिवॉल्यूशन, ग्रे रिवॉल्यूशन फॉर द फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजर्स। ठीक है, तो नॉट पूछा था, करेक्टली मैच नहीं है, तो ऑप्शन ए तो आपको करेक्ट आंसर मिल गया। ब्लैक रिवॉल्यूशन आपका पेट्रोलियम के लिए होता है, बिल्कुल सही। राउंड रिवॉल्यूशन आपका पोटैटो के लिए, और येलो रिवॉल्यूशन आपका सीड्स के लिए। ठीक है, अब ये तो हो गई यहाँ पर क्वेश्चंस की बात। अब अगर जो हम बात करें कुछ और चीज़ों की, जैसे आपने एक नाम सुना होगा ग्रीन रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन इस तरीके से लिख देते हैं। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन ये किसके लिए होता है? फूड ग्रेन के लिए, जो अनाज के ग्रेन्स हैं, गेहूँ, चावल, दाल, ये सब चीज़ें जो फूड ग्रेन्स हैं बेसिकली, उनके लिए होता है ये। और ग्रीन रिवॉल्यूशन से एक दो इम्पॉर्टेंट नाम है, ये भी कई बार पूछा जाता है। तो फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है नॉर्मन बरलॉक को। ठीक है, नॉर्मन बरलॉक, ये दुनिया में कहा जाता है फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। अगर जो हम बात करें इंडियन फादर, मतलब भारत के अंदर किन्हें कहा जाता है फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, वो हैं MS स्वामीनाथन, स्वामीनाथन। ठीक है, दोनों नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन से संबंधित। भारत के अंदर MS स्वामीनाथन और विश्व स्तर पर नॉर्मन बरलॉक। ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद ग्रे तो हमने बात कर ली थी, किसकी थी? ग्रे फर्टिलाइजर की। उसके बाद एक रिवॉल्यूशन होता है आपका पिंक रिवॉल्यूशन। पिंक कलर का जो रिवॉल्यूशन है ये होता है आपका ऑनियन के लिए, प्याज के लिए। ठीक है, प्याज। और इसके लिए जो पर्सन है फादर ऑफ रिवॉल्यूशन कहा जाता है जिन्हें, वो हैं दुर्गेश पटेल, दुर्गेश पटेल। ठीक है, देखिए ये फादर वाला जो नेम है, नेम लिस्ट है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है आपका एक वाइट रिवॉल्यूशन, वाइट रिवॉल्यूशन। ठीक है, वाइट रिवॉल्यूशन ये ऑपरेशन फ्लड, इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं हम, ऑपरेशन फ्लड। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड। तो ये जो रिवॉल्यूशन है वाइट वाला, वाइट है तो भाई मिल्क के लिए होगा, इसी बात है ना, दूध, मिल्क। और इसके जो फादर है वाइट रिवॉल्यूशन के, वो है वर्गीस क्यूरियन, वर्गीस क्यूरियन। ठीक है, ये नाम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। फिर हम बात करते हैं ब्लू रिवॉल्यूशन की। तो जो ब्लू रिवॉल्यूशन है ये आपका होता है फिशरी इंडस्ट्रीज के लिए, फिश के लिए, मत्स्य पालन के लिए जो रिवॉल्यूशन था वो ब्लू कलर का था। इसके लिए जो पर्सन है डॉक्टर अरुण
कृष्णन, ठीक है, ही इज द फादर ऑफ ब्लू रिवॉल्यूशन। देन अगर जो हम बात करें, एक और आता है रेड कलर का। देखिए बहुत सारे कलर्स है, जितने कलर्स है ना उन सबके नाम पर कोई ना कोई रिवॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। रेड रिवॉल्यूशन है, रेड है, देखिए रेड आपको मीट के लिए, ठीक है, मीट और साथ में टोमेटो, टमाटर, ठीक है, इसके लिए आता है। मीट एंड टोमेटो रिवॉल्यूशन के लिए आपका आता है रेड कलर का रिवॉल्यूशन। और इसके लिए जो फादर थे यहाँ पर वो थे विशाल तिवारी। विशाल तिवारी को कहा जाता है फादर ऑफ रेड रिवॉल्यूशन, ठीक है। फिर एक आता है आपका ब्राउन रिवॉल्यूशन। ब्राउन रिवॉल्यूशन होता है आपका लेदर और कोका, कोका या फिर नॉन कन्वेंशनल प्रोडक्ट्स, नॉन कन्वेंशनल प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये है। और एक होता है, देखिए अभी हमने बात की ना गोल्डन की। गोल्डन तो आपका किसके लिए हो गया, गोल्डन कलर का जो था फ्रूट्स और हनी के लिए। एक होता है गोल्डन फाइबर, गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन, गोल्डन फाइबर, ठीक है। तो जो गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन होता है ये होता है जूट प्रोडक्शन के लिए। जूट, जो अपने घरों में बोरियां देखे होंगे ना, बड़े बड़े बोरे आपने देखे होंगे जूट के, ठीक है, तो वो वाला जूट उसके प्रोडक्शन के लिए था आपका गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन, ठीक है। और फिर आता है आपका एक कलर का सिल्वर रिवॉल्यूशन। सिल्वर रिवॉल्यूशन, सिल्वर था एग के लिए, एग प्रोडक्शन या फिर आपका पॉल्ट्री, पॉल्ट्री मतलब मुर्गी पालन का जो क्षेत्र है उसकी प्रोडक्शन में। तो ये आपका है सिल्वर रिवॉल्यूशन, ठीक है। इसके लिए जो पर्सन है ये भी इंपॉर्टेंट है, जिनका नाम है इंदिरा गांधी, ठीक है। नेक्स्ट है सिल्वर फाइबर। देखिए गोल्डन, गोल्डन फाइबर, सिल्वर, सिल्वर फाइबर, ठीक है, सिल्वर फाइबर। तो इसके लिए जो सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन है ये है आपका कॉटन के लिए, ठीक है। फाइबर है तो मतलब किसी न किसी धागे वाली चीज़ के लिए, जैसे कुछ कपड़ा या कुछ ऐसा आइटम बनेगा, है ना। गोल्डन फाइबर था आपका जूट के लिए, सिल्वर फाइबर आपका कॉटन के लिए, ध्यान रखना है इसे। फिर एक होता है एवरग्रीन रेवोल्यूशन, कहा जाता है, वर्ड कई बार आ जाता है, ये क्वेश्चन मैंने कई बार एग्जाम में भी देखा है, एवरग्रीन रिवॉल्यूशन। तो एवरग्रीन रिवॉल्यूशन जो होता है ये ओवरऑल प्रोडक्शन होता है, ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। एग्रीकल्चर से जो जो चीज़ें प्रोड्यूस होंगी उन सभी के लिए उसे यूज़ किया जाता है। और इसके लिए जो फादर हैं यहाँ पे वो है एम एस स्वामीनाथन, ठीक है। एम एस स्वामीनाथन का दो जगह नाम आया, एवरग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर जो ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में बात करता है, और दूसरा आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन के फील्ड में, ठीक है। ब्लैक हमने बात कर ली है, पेट्रोलियम के लिए होता है, ठीक है। तो इस तरीके से कई सारे कलर कॉम्बिनेशन में आपको एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन आपको देखने को मिले हैं, ठीक है। तो ये सारी लिस्ट आपको पता होनी चाहिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ओरांग नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन। अब देखिए जो ओरांग नेशनल पार्क है ये आपका कहाँ पर है, असम के अंदर। असम के अंदर ओरांग नेशनल पार्क है आपका, वो है काजीरंगा नेशनल पार्क है, जो वन हॉर्न राइनो के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ठीक है। बट अगर जो हम सिर्फ औरंग नेशनल पार्क की बात करें तो ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ना, जो आपकी ये ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ से आके अरुणाचल से घुस के इस तरीके से आपकी मूव करती है, ठीक है। तो ये दिस इज द ब्रह्मपुत्र रिवर। मैंने रफली बनाया है कि आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, फिर यहाँ से ये अप्रॉक्सीमेटली एरिया जो है ये असम का है, दिस इज असम। अप्रॉक्सीमेशन मैंने एक मैप बनाया थोड़ा सा फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस असम। अब जो ओरांग नेशनल पार्क है ये ब्रह्मपुत्र रिवर के नॉर्थन, देखिए ज़्यादातर जो नेशनल पार्क है वो यहाँ पर है साउथर्न पार्ट में, बट ये जो आपका ओरांग है ये नॉर्थ पार्ट में, मतलब इस वाले एरिया में यहाँ पर देखने को मिलता है ये, ठीक है। और किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है ये भी इंपॉर्टेंट है, असम की किस डिस्ट्रिक्ट के ये अंदर फैला हुआ है, वो डिस्ट्रिक्ट है आपका दरांग और सोनितपुर। दरांग और सोनितपुर नाम के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं असम के अंदर, नॉर्थ असम के अंदर, ब्रह्मपुत्र के नॉर्थ में हम स्पेशली बात कर रहे हैं, वहाँ पर ये स्प्रेड आउट है, फैला हुआ है ओरांग नेशनल पार्क। ओरांग नेशनल पार्क को एक और नाम से जाना जाता है, वो है आपका राजीव गांधी, राजीव गांधी राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क के नाम से भी इसे जाना जाता है, जो जिसकी स्थापना हुई थी 1985 के अंदर, ठीक है। देखिए 1985 में ये एज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था, ठीक है, नेशनल पार्क नहीं था। दिस इज एट द टाइम जब इस्टेब्लिश हुआ 85 में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था ये, ठीक है, शुरुआती टाइम पे। उसके बाद इसे 2016 के अंदर, 2016 के अंदर 49th टाइगर रिजर्व का दर्जा मिला, टाइगर रिजर्व, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर के तहत इसे टाइगर रिजर्व के अंदर डाला गया 2016 के अंदर, ठीक है। अब देखिए राइनोस तो हमने बात करी थी कि असम के अंदर वन हॉर्न राइनोस आपको देखने को मिलते हैं,
बट ये इकलौता नेशनल पार्क है, ठीक है, जो ब्रह्मपुत्र के नॉर्थ में बसता है, जहाँ पर आपको क्या देखने को मिलते हैं, वन हॉर्न राइनोस आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है भाई, असम में जितने भी नेशनल पार्क हैं वहाँ पर मोस्टली आपको राइनोसोरस जो है वन हॉर्न वाला वो दिख जाता है, बट वन हॉर्न और राइनो वाला जो नॉर्थ ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर है वो इकलौता आपका क्या है, ओरांग नेशनल पार्क है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और असम की कैपिटल क्या है, दिसपुर। फिर देखिए, इको टाइप इज अ टाइप ऑफ स्पीसीज इन विच इन्वायरमेंटली इंड्यूस्ड वेरिएशंस आर। देखिए, जो इन्वायरमेंटली इंड्यूस्ड वेरिएशन है, देखिए जहाँ पर भी स्पीसीज है और वहाँ पर आपको वेरिएशन दिख रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं वो जीन से संबंधित है या आपका म्यूटेशन से संबंधित चीज़ आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, जहाँ पर भी आपको स्पीसीज और उसके अंदर वेरिएशन वर्ड कहीं भी दिख जाए, ये दो वर्ड आपको कहीं भी दिख जाए किसी क्वेश्चन में, तो ये मान के चलिए कि मोस्टली वो चीज़ जो है वो रिलेटेड है आपका जीन म्यूटेशन, जेनेटिक्स से या जेनेटिक इंजीनियरिंग से, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि इको टाइप जो है इसे टाइप ऑफ स्पीसीज के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो दिस इज अ जेनेटिकली फिक्स्ड स्पीसीज। ठीक है, जेनेटिकली फिक्स्ड, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा। अब इको टाइप क्या होता है, इको टाइप इज अ पॉपुलेशन, ये इको टाइप एक तरीके की पॉपुलेशन होती है। ठीक है, पॉपुलेशन किसी स्पीसीज की या सब स्पीसीज की या किसी रेस की जो अडॉप्ट कर ली जाती है, कहाँ पर जो अडॉप्ट हो जाती है, अडेप्टेड हो जाती है एक पर्टिकुलर लोकल इन्वायरमेंटल कंडीशन के अंदर। ठीक है, अडेप्ट हो जाती है, कहाँ हो जाती है, अडेप्ट हो जाती है लोकल इन्वायरमेंटल कंडीशन के अंदर। ठीक है, और इनके जो अडेप्टेशन होता है इस टाइप के इको टाइप सिस्टम का, इको टाइप के जो स्पीसीज होती हैं वो इंटरेक्ट करती है विद देयर ओन स्पेशल सेट्स ऑफ जीन्स। ठीक है, उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। मतलब देखिए, होता है ना कि कई सारी स्पीसीज जो हैं वो अपने आप को सरवाइव करने के लिए जो उनको रिक्वायरमेंट है उस कंडीशन में या इन्वायरमेंट में, वो अपने आप ही जेनेटिकली मॉडिफाइड करते करते उन चीज़ों को जो एडिशनल है, जिसकी ज़रूरत नहीं है, उसको रिमूव कर देती हैं बॉडी से, या उसको इनएक्टिव स्टेट में डाल देती हैं, है ना। जैसे आपको एक पता होगा कि जो एनिमल सेल है बेसिकली, एनिमल सेल एनिमल सेल और जो आपका प्लांट सेल होता है, ठीक है, या फिर आप बात करें ह्यूमन सेल्स की हम बात करें, ठीक है, तो इसमें एक वो होता है ना सेलुलोज, सेल वॉल होती है, सेलुलोज होता है। तो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी ह्यूमंस के अंदर नहीं होती है ना, जो इंसान, नॉट प्लांट, हम एनिमल्स और ह्यूमंस की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो भाई इंसान दोनों देखिए, इंसान हो या एनिमल हो, जानवर हो, दोनों में जो सेल वॉल के आसपास जो सेलुलोज के आसपास जो सेल वॉल होती है, दैट मीन्स सेल वॉल को डाइजेस्ट करने की कैपेबिलिटी दोनों के पास होती है, बट एनिमल्स उसका इस्तेमाल करते आए हैं इसलिए वो इजीली इसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। ह्यूमंस ने इसको बॉडी के अंदर है बट इनएक्टिव स्टेट में है, भाई इस्तेमाल ही नहीं कर रहा है, तो भाई पड़ी हुई है कहीं कोने में, है ना। तो इस तरीके की चीज़ें जो होती है यहाँ पर देखने को मिलती है। ये क्या है, बेसिकली जेनेटिकली फिक्स्ड टाइप ऑफ स्पीसीज यहाँ पर देखने को मिलती है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारदा मेनन हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज द फर्स्ट इंडियाज फीमेल, कौन सी थी, क्या थी, बेसिकली इनके बारे में पूछा गया है। तो जो शारदा मेनन है, ये भारत की पहली महिला साइकेट्रिस्ट थी, फर्स्ट वुमेन साइकेट्रिस्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, साइकेट्रिस्ट थी। ठीक है, इनका अभी निधन हो गया था कुछ टाइम पहले, 98 ईयर की थी। ठीक है, 2 साल बचे हुए थे इनके सेंचुरी में। तो इनका निधन जो हुआ था वो हुआ था चेन्नई के अंदर, चेन्नई में। ठीक है, चेन्नई तमिलनाडु। और इन्हें पद्म भूषण का अवार्ड भी मिल चुका है, पद्म भूषण का भी अवार्ड मिल चुका है, और ये अवार्ड मिला था 1992 के अंदर। अब इनका फील्ड एक्चुअली देखिए, ये पद्म भूषण का अवार्ड इन्हें मिला है इन द फील्ड ऑफ, किस फील्ड में मिला है, मेंटल हेल्थ में। भाई देखिए, साइकेट्रिस्ट है तो साइकेट्रिस्ट तो मानसिक तौर पे जो थोड़ा सा परेशान या बीमार लोग होते हैं उनके ट्रीटमेंट में वर्क करते हैं, है ना। तो उसी फील्ड में इन्हें पद्म भूषण का जो है अवार्ड मिला है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
Which of the following multi-barrel rocket launcher system was launched या was successfully tested by the DRDO from पोखरन रेंज रिसेंटली? रिसेंटली देखिए मल्टी बैरल रेंज जो रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है उसका नाम है पिनाका ER। देखिए कहाँ लिखा हुआ है पिनाका ER, मतलब ऑप्शन बी। ठीक है, पिनाका ER जो है ये लॉन्च किया गया है पोखरन रेंज से। अब इसे बनाया है दो लोगों ने मिलकर, एक तो आपका DRDO है, DRDO, ठीक है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO, ठीक है, प्लस ARDE। ARD क्या होता है? ये होता है आर्मेंट आर्मेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। और साथ में इसके साथ में रहा ज्वाइंट, देखिए ये दोनों बॉडीज जो है, देखिए DRDO एक मेन बॉडी हो गई, उसके साथ में इसकी सब बॉडी एक है ARDE, और उसकी दूसरे साथ में दूसरी एक और बॉडी है HEMRL, ठीक है, HEMRL। HEMRL क्या होता है? हाई एनर्जी मटीरियल रिसर्च लेबोरेटरी। दीज टू आर द पार्ट्स ऑफ DRDO, ठीक है। इन दोनों ने ये ज्वाइंटली बनाया है आपका पिनाका ER, जो आपका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, ठीक है। इसकी बेसिकली जो रेंज है, ये रेंज है पिनाका ER की अप टू 50 किलोमीटर, 45 किलोमीटर, नॉट 50, 45 किलोमीटर्स की इसकी रेंज है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू संपन्न प्रोजेक्ट। संपन्न प्रोजेक्ट से संबंधित अगर जो हम बात करें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आपको दी गई है। तो जो संपन्न प्रोजेक्ट है, देखिए संपन्न का मतलब क्या होता है? ये होता है सिस्टम फॉर अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ पेंशन, ठीक है, दैट इज सिस्टम। संपन्न स्कीम या संपन्न प्रोजेक्ट आपकी बात करें, ये लॉन्च हुआ था 2018 के अंदर, 2018 के अंदर। यहाँ पूछा गया, दिया गया है कि 2021 में लॉन्च हुआ, नहीं, तो पहली स्टेटमेंट ही आपकी गलत हो गई। 18 में लॉन्च हुआ था तो पहले 21 में कैसे हो जाएगा, है ना। फिर हम बात करें, ये एक बेसिकली ऑनलाइन पेंशन प्रोसेसिंग एंड पेमेंट सिस्टम है। ये जो संपन्न स्कीम है ये ऑनलाइन वाली है, ऑनलाइन सिस्टम है, जिसमें पेंशन जो जिसको पेंशन मिलनी है पर्सन को, उसका पेमेंट सिस्टम इन तरीके से की जाता है फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन पेंशनर्स के थ्रू, ठीक है। अब इसके अंदर जो पेंशन है बेसिकली प्रोवाइड की जाएगी इनटू द डायरेक्टली बैंक, मतलब CBT, है ना, डायरेक्ट टू बैंक ट्रांसफ़र जो सिस्टम होता है डायरेक्टली बैंक अकाउंट में उसके कैंडिडेट के जाएगा, जो बेनिफिशियरी है स्पेशली, ठीक है। तो उसके थ्रू मतलब क्रेडिट होगी सीधा बैंक अकाउंट में, मतलब पैसा जाएगा, मनी जाएगा, या आप कह लीजिए पेंशन जाएगी। पेंशन कहाँ जाएगी? डायरेक्टली जाएगी बैंक में, बैंक अकाउंट के अंदर, ठीक है। तो बैंक में जाएगी, यहाँ पर लिखा हुआ है कि डायरेक्टली क्रेडिट होगी इन द ई-वॉलेट ऑफ द बेनिफिशियरी। भाई देखिए पेंशन जो है ना, बेनिफिशियरी के ई-वॉलेट में नहीं, बैंक में जा रही है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी क्या हो जाती है? यहाँ पे गलत हो जाती है, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी गलत हो गई, तो सब गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, नाइदर 1 नॉर 2, दोनों में से कोई भी ऐसी नहीं है स्टेटमेंट जो सही हो, दोनों स्टेटमेंट्स आपके गलत हैं। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और ये जो एम्बिशियस प्रोजेक्ट है संपन्न, ये लॉन्च किया गया है बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के द्वारा, ठीक है। ये प्रोवाइड करता है आपको ई पेंशन पेमेंट ऑर्डर्स, जो कि पेंशन का पेमेंट जो है इजी और फास्ट करता है, हजल फ्री करता है, मतलब जिसमें भी कोई लफड़ा नहीं कि भाई फाइल इस बाबू से उस बाबू जाएगी, इस टेबल से उस टेबल जाएगी, इसमें करप्शन बढ़ेगा नहीं। भाई गवर्नमेंट ने पैसा देना है, डायरेक्टली सीधा बैंक में गया, किसी और भी बीच के जो प्रोसेस हैं उनसे बच जाता है, ठीक है। तो जो बेनिफिशियरी है उसको मंथ स्टार्टिंग में ही पेंशन आसानी से मिल जाती है, ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस सेट, आई थिंक फोर्थ है, ठीक है, किसके लिए हम कर रहे हैं? UPPSC के लिए, ठीक है। तो आई होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।